अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ अबाबिल बाय द सीक्रेट किलर पार्ट 22। हम वापस आते हैं उस फ़ोन कॉल की तरफ जिसने बहार सुल्तान की नींद भग से गायब की थी। उसे हलील सादी की शादी वाली बात में कोई तुक नज़र ना आई, इसीलिए वो उस बात का मतलब अपने बाप से पूछने के लिए अपने कमरे से बाहर आई। वो गरम स्लीपिंग सूट में मलबूस तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई और सुल्तान उमर के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी, और तब तक बजाती रही जब तक दरवाज़ा खोल नहीं दिया गया। सामने सेलन अपने नाइट गाउन में मलबूस कुछ खफासीन आंखें मसलती हुई आखिरी आकर खड़ी हुई थी। बहार ने कदरे बेजारी से उसे देखा। मेकअप के बगैर न जाने क्यों वो बहार को ज़्यादा प्यारी नज़र आती थी। मुझे बाबा से बात करनी है। वो उससे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मांग सकती थी, लेकिन उसे वाकई सुल्तान उमर से बात करनी थी। बस सेलिन को रास्ते से धक्का देने की कसर बाकी थी। लेकिन उमर तो आज सुबह जल्द ही निकल गए थे। कोई अहम मीटिंग थी। सब ठीक तो है? सेलिन ने लहजे में मोहब्बत की चाशनी घोले हुए पूछा था। डैम मीटिंग! वो वहाँ माफिया बॉस से मेरी शादी तय कर रहे हैं और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। अल्लाह अल्लाह! वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी। सेलन की सारी नींद भग से उड़ी। कौन माफिया? हलील सादी। और कौन? बहार ने कोफ से बताया। बाहर, क्या तुम हलील सादी से शादी कर लोगी? वो रुकी, पलटी और गौर से उसे देखा। उसने क्यों पूछा कि वो हलील सादी से शादी करेगी या नहीं? सेलन, ऐसा कभी सोचना भी मत, उसने दो टोक अंदाज में कहा। सेलन के तने आसाब ढीले पड़े। इतनी इमोशनल होकर मत सोचो बहार, तुम एक माफिया फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो और यहाँ मोहब्बत की शादियाँ कम ही हुआ करती है। बेहतर है खुद को इस माहौल के लिए तैयार कर लो जब तुम एक माफिया बॉस की बीवी की हैसियत से शोपीस बनकर अपने शौहर के दोस्तों को खोखली हंसी से आए रोज़ वेलकम किया करोगी, या उनकी दावतों पर मदऊ हुआ करोगी। उम्र से शादी के बाद से मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, वरना मैं भी तुम जैसी बेफ़िक्र और आइडियल ज़िंदगी गुजारा करती थी। और एक आखिरी नसीहत करना चाहूँगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीख जाओ, क्योंकि वो तुम में बिल्कुल ज़ीरो है। कोई भड़ास सी थी जो सेलन ने बहार के सामने निकाली थी, लेकिन बहार पर असर ना हुआ। जब नसीहत मांगूँ तब दिया करो सेलन, और मेरे बाबा को उमर सिर्फ मेरी माँ कहा करती थी। बेहतर है तुम उन्हें उस नाम से मत बुलाया करो, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वो सर्द लहजे में कहती वहाँ से चल दिए, और पीछे से सेलन ने टू हेल विद कहते हुए दरवाज़ा पटका था। और क्या तुम जानते हो, औरतें इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। वो बाहर की हलील से शादी किसी सूरत नहीं होने देगी। हलील शादी उसका नहीं हो सका तो वो किसी का भी नहीं होने देगी। हलील उसकी वो मोहब्बत था जिसे वो अपने बाप की इज्जत की खातिर भुलाने की कोशिश कर रही थी। वो सुल्तान उमर के साथ खुश थी, लेकिन हलील सादी के वापस आने से पहले तक उसने एक अदा से अपना फ़ोन उठाया। वो अपने बाप को फ़ोन लगा रही थी। यूसुफ अदवार सामी अपनी बेटी के लिए हर चीज़ कुर्बान कर सकता था। वो इस शादी को भी रुकवा देगी। उसे अपने बाप की सलाहियतों पर भरोसा था। ऐसे कई काम उसके बाप ने सिर्फ उसके लिए किए थे। बाहर के कमरे में झांको तो वो अब जले पैर की बिल्ली बने अपना फ़ोन कान से लगाए हुए थी। यकीनन सुल्तान उमर से ही राब्ता करने की कोशिश की जा रही थी। आप कहाँ हैं बाबा? उसने सुल्तान उमर की कॉल उठाते ही पूछा। सुल्तान उमर ने जगह बता दी। तमाम, और आप वहीं मेरा इंतज़ार कीजिए, वो दबे दबे गुस्से से कहती जल्दी से फ्रेश होने चलती। कुछ देर बाद जब वो नीचे आई तो किचन से कॉफ़ी का मग पकड़े नक्सक सी तैयार सेरेन कदम कदम चलती उस तक आई। क्या मैं भी चलूं? 100% अंदाज़ा यही था कि तंज किया गया है। वो कदरे बेहतर और ताज़ा दम नज़र आती थी। बहार ने अपने दिमाग की भड़कती नस को दबाकर खुद पर काबू पाया। इमोशनल इंटेलिजेंस बहार, रिलैक्स, अभी सब्र रखो सेलेन, साथ चलने की भी बहुत मौके आएंगे। वो कहकर आगे बढ़ गई। अगर लयाम जान को मना करना हुआ तो मुझे बता देना, तुम खुद तो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहोगी। सेलिन ने हंसते हुए आवाज़ लगाई। बहार ने चौंक कर अपना हाथ देखा। उसकी अंगूठी रात को ही सुल्तान उमर ने उतार ली थी। उसे कल के वाकयात भी नहीं भूले थे। उफ बाबा उफ! सदर दरवाजे से बाहर निकलते हुए वो तासुब से कह रही थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे जो सिक्योरिटी गार्ड पहले नजर आया उससे कहने लगी, बहराम से कहो मेरी कार निकाले और ड्राइव वही करेगा। वो संजीदगी से कह रही थी, फिर रुक कर सर्द आ भरी, अभी बहराम वापस ही कब आया था? वो अब सचमुच में झंझला गई। मजाल है जो एक काम भी उसके मुताबिक हो रहा हो। वो कैसे भूल गई कि कल ही तो उसने कुछ रिश्ते खोए थे। वो गहरा सांस लेने के सिवा कुछ नहीं कर सकी थी। बॉस लेडी को ये गवारा नहीं था कि उसे कमज़ोर समझे, चाहे वो अंदर से शदीद टूट फूट का शिकार हो। है तो बहार ना, बहार सुल्तान ना। ये कोई नई बात तो नहीं थी।
ये कोई नई बात तो नहीं। बहार सुल्तान की नाक ऊंची रहनी चाहिए, दिल तो टूटता ही रहता है। उसकी मरम्मत वो खुद नहीं कर सकती थी, उसे खुद ही ड्राइव करके सुल्तान उमर से मिलने जाना पड़ा। मतलूबा पते पर पहुंचकर उसने सताइश से इस होटल की शाहाना इमारत को देखा। ये सुल्तान उमर का अपना प्राइवेट होटल था। पार्किंग के सामने ही बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसका नीला पानी बहार सुल्तान को अपनी तरफ खींचता था। देखो आपा, मैंने इस्तांबुल में जितने भी रेस्टोरेंट बनाए हैं, इनमें इतना बड़ा स्विमिंग पूल ज़रूर बनाऊंगा। दो टीन एजर इस पूल के पास खड़े थे। बड़ी लड़की अपना फ़ोन पकड़े शायद एस्थेटिक फ़ोटो तस्वीर लेने की कोशिश कर रही थी, जब साथ खड़े कम उम्र लड़के ने कहा। शक्ल सूरत में कुछ कुछ अपनी बहन जैसा था। सियाह आंखें खूबसूरत थी। नदन, क्यों? लड़की ने मसरूफ़ से अंदाज में हैरत से पूछा। कम उम्र लड़का उसके करीब आया और फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। ताकि किसी एक पूल में तुम्हें ऐसे धक्का दे सकूं, वो कहकर उसे हल्के से धक्का देकर वहां से दूर हुआ और वो लड़की ठंडे पानी में गौते खाने लगी। सब इतना अचानक हुआ कि लड़की को समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। लड़का वहां से भाग गया था। अल्लाह तुम्हें जमहरीर में जलाए एमरे, तुम इस काबिल ही नहीं थे कि यहाँ अपने साथ लाती। ठंडे पानी में मौजूद लड़की बद्दुआ दे रही थी। होटल के दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचा लड़का रुका और वापस पलटा। जमहरीर में तो शदीद ठंडी नहीं होगी? स्विमिंग पूल पर हल्का सा झुककर वो लड़का सादगी से पूछ रहा था। गुस्से से भरी वो लड़की किनारे तक आई और लड़के ने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। लड़की ने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। कम उम्र लड़के ने हाथ पकड़ा लेकिन उसे बाहर नहीं खींचा। तुमने मुझे क्रॉस विश किया है। अपनी बद्दुआ वापस लो बहार सुल्तान, बड़े ही संजीदा अंदाज में कहा गया। तुम्हारे ड्रामेबाजी तो मैं निकालूंगी बराक एमरे। वो बाहर आने लगी कि लड़के ने शरारत करते हुए अपनी बहन का हाथ फिर से छोड़ दिया। एमरे गधे! वो चिल्लाना इतना ऊंचा था कि अंदर होटल का मुआयना करते सुल्तान उमर तक दहलकर बाहर आए और उन दोनों को वहां देखकर उसी जानिब आए। बहार, बराक! वो उनकी जानिब आए और पूछे बगैर मामला समझ गए। बहार को पानी में देख कर वो बराक के बराबर आकर खड़े हुए और दिल खोल कर हंसे। तुमने अपनी बहन को पानी में फेंक दिया? वो दोनों बाप बेटा हंस रहे थे और बहार को तो मानो ठंडे पानी में भी आग सी लग गई थी। बाबा इसकी टीम में थे। बाबा, उसने मदद की अपील की। कैसे फेंका तुमने इसे? उन्होंने हंसते हुए पूछा। वो स्विमिंग पूल के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे। बुराक उनकी जानिब आया और उन्हें धक्का देकर बताने लगा कि कैसे फेंका, लेकिन सुल्तान उमर बर वक्त हल्के से साइड पर हटे और गर्दन से पकड़कर एमरे को पानी में फेंक दिया। ऐसे ही फेंका था इसने तुम्हें? वो बाहर से पूछ रहे थे, जो एमरे को देखकर हंस रही थी। अगले 1 घंटे तक तुम इस पानी से निकलने नहीं चाहिए, वो एमरे से कह रहे थे और बाहर की जानिब हाथ बढ़ाया। बाहर सारे गम भूलकर फौरन अपने बाप की जानिब बढ़ी और उनका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। वो ज़रूर उन्हें भी पानी में खींचती अगर उसे खुद ठंड न लग रही होती। वो बाहर आई तो सुल्तान उमर ने अपना कोट उतार कर उसे पहना दिया। उसने जताने वाली नज़रों से एमरे को देखा था। एमरे का दिल किया उसे मज़ीद सबक सिखाए, लेकिन बाबा इस वक्त मौजूद थे और वो बाहर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। सुल्तान उमर ने अंदर जाते हुए एक गार्ड से एमरे को बाहर निकालने का कहा था और बाहर ने अंदर जाते हुए अपनी बद्दुआ वापस ली थी। उसने अंदर जाते हुए ये नहीं सोचा था कि बुराक एमरे के साथ किसी स्विमिंग पूल में इस तरह का तजुर्बा आखिरी होगा। वापस क्यों नहीं आ जाते बुराक? ओह, तो बाहर सुल्तान ने अंगूठी उतारने के लिए भी मेरा इंतज़ार नहीं किया। ब्रावो! वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठी न जाने कब उतनी दूर पहुंच गई कि उसे अंदाज़ा नहीं हुआ और अब लियाम की आवाज़ पर हाल में आई थी। संभल कर खड़ी हुई और लियाम जान की जानिब देखा। बेफिक्र और बेनियाज सा खूबसूरत चेहरा। क्या उसे नहीं मालूम कि बाहर को उसकी कल की हरकत पर वजाहत का इंतज़ार है? वो एक मर्तबा भी उसके पीछे नहीं आया तो क्या वाकई लियाम को छोड़ने की कई वजूहात उसके पास मौजूद थी? वो नहीं जानती थी कि अब हलील सादी वाली बात उस तक भी पहुंच चुकी है। तुम मुझे सफाई का मौका दोगे? उसने खुद को कहते सुना। हालांकि सफाई इस वक्त लियाम जान को देनी चाहिए थी कि कल वो उसकी दोस्त के साथ क्या कर रहा था। बाहर अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं अंदर तुम्हारी खातिर एक मुआहदा कर आया हूँ कि मैं 2 साल तक तुमसे कोई राब्ता नहीं रखूँगा, क्योंकि तुम उस शादी को 2 साल देना चाहती हो। वो बाहर के सामने खड़ा लब भीजे हुए बहुत संजीदगी से कह रहा था। बाहर और लियाम का कद बराबर था। देखो लियाम, हमें तहमिल से बात करने की ज़रूरत है, इसीलिए तुम अपनी कार में मेरा इंतज़ार करोगे तब तक जब तक मैं अपने बाबा से बात करके वापस नहीं आ जाती। उसका दिमाग बेहद उलझा हुआ था। लियाम वहाँ क्या कर रहा था? उसने कब 2 साल कोई शादी चलाने का दावा किया था? वो लियाम को वहीं छोड़कर अंदर की जानिब बढ़ गई। सुल्तान उमर के ऑफिस पहुँचने तक उसे कई दूसरे माफिया बॉस
माफिया बॉस नजर आए जो मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। ऐसे मर्दों के साथ उसका रोज का उठना बैठना था और वो उन्हें हद में रखना जानती थी। सुल्तान उमर के ऑफिस पहुंचने तक उसने खुद को किसी हद रिलैक्स कर लिया था। हालात को दिमाग से समझना था। उनका ऑफिस खाली था लेकिन वो बाहर टेरिस पर अपने पीए के साथ मौजूद थे। उसने सुल्तान उमर की मीटिंग खत्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया और बाहर आ गई। मुस्तफ़ा आगा, आप कुछ देर बाहर जा इंतज़ार कर सकते हैं। उसने इजाज़त नहीं मांगी थी, उसने हुक्म दिया था। मुस्तफ़ा वहाँ से सुल्तान उमर के इशारा करने पर चला गया। सुल्तान उमर रॉयल सोफे पर बैठे उसे ही देख रहे थे। वो कुछ थके हुए नजर आते थे लेकिन बाहर के पास तबीयत पूछने का वक्त नहीं था। बाबा, ये सब क्या है? उसने आहिस्तगी से पूछा। सुल्तान उमर गर्दन उठाया उसे ही देखे गए। बाहर कब इतनी बड़ी हो गई? बाबा, मैं कुछ पूछ रही हूँ। उन्हें खुद को तख्ता पाकर झंझला कर बोली। सुल्तान उमर कुछ नहीं बोले और आंखों में आई नमी को पीछे ढकेल कर सोफे पर हाथ मारकर उसे वहां बैठने का इशारा किया। बाहर खामोशी से चलती उनके करीब आकर बैठ गई। आप ठीक तो है? उसने नरमी से बाप के आंसू साफ करते हुए दरियाफ्त किया। ठीक है। उसे कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था लेकिन उसका बाप आखिरी मर्तबा उसकी माँ के जनाजे पर रोया था। मैं ठीक था बाहर। क्या बहुत बुरी खबर है? उसने पूरा रुख उनकी जानिब मोड़कर उनके दोनों हाथों को थाम लिया, ऐसे जैसे तसल्ली दी हो कि वो उनके साथ है। भला बेटियां बाप को डिसोन कर सकती है? खलील से शादी कर लो। उनकी आवाज़ में कर्ब था। वरना वो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा ना, वरना वो एमरे को नुकसान पहुंचाएगा ना, वरना आप इंसान दोस्तों के दोस्त नहीं रहेंगे ना। हालात मेरे काबू में नहीं है, उन्होंने बेबसी से कहा। क्या हलील ने आपको हर्ट किया है? वो बुरा इंसान नहीं है बाहर, उस पर भी प्रेशर है। लेकिन क्या तुम सिर्फ 2 साल उसे मेरी खातिर बर्दाश्त कर लोगी? बाबा, इस जुल्म के लिए आप खुद को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसने सुल्तान उमर के हाथ छोड़ दिए और उठ खड़ी हुई। उससे सांस लेने में दुश्वारी सी महसूस हो रही थी। कम से कम एमरे ज़िंदा रहेगा। मुझे ये डर नहीं होगा कि वो तुम दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे हैं। अस्तगफुरुल्लाह बाबा, खबरदार कभी उन बच्चों के साथ जुल्म करने का सोचा भी। मैं आप समेत तमाम इंसान दोस्तों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मैं हलील सादी के बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर आपने कभी उन्हें हर्ट किया तो समझिएगा अपनी बेटी को हर्ट किया है। सुल्तान उमर उसे देख कर रह गए। वो एक इंतकामी रिश्ते में बनने जा रही थी और फिर भी उसे अपने सिवा उन बच्चों की फिक्र थी जो कभी उसके हो ही नहीं सकते थे। वो कौन थी? उन्हें बहार को देखकर फख्र सा हुआ था। शुक्रिया बहार, सिर्फ एमरे के लिए। उसने अपने बाप को मुड़कर नहीं देखा। वो उसी स्विमिंग पूल को देख रही थी। यहाँ से वो बहुत दूर नजर आता था, बहुत दूर। हाँ, सिर्फ एमरे के लिए। सुल्तान उमर के ऑफिस से निकलते हुए उसका चेहरा सपाट था। अपना फ़ोन निकाल कर उसने एक नंबर डायल किया। अपने कुत्तों से कहना दोबारा मेरा पीछा मत करे, वरना इन सब का हिसाब मैं तुमसे लूँगी। मर्द बनो हलील सादी, मर्द। रिसेप्शन पर खड़े एक आदमी को घूरते हुए वहाँ से बाहर निकलती चली गई। वो इस होटल का स्टाफ नहीं था, उसके बाबा का बंदा नहीं था। उसने कभी उस बंदे को बहराम के साथ नहीं देखा था और उसके नाम की प्लेट भी उल्टी लगी हुई थी, जैसे हड़बड़ी में लगाई गई हो। वो बाहर का बंदा था और आजकल उसका दुनिया दुश्मन हलील सादी बना हुआ था। दूसरी जानिब वो कार ट्रंक खोले, कान और कंधे के दरमियान फ़ोन पकड़े हक्का बक्का खड़ा था। उसने अभी अभी क्या कहा? फ़ोन हाथ में लेकर देखा तो कॉल काटी जा चुकी थी। वो उसका पीछा क्यों करेगा? क्या वो इतनी गलतफहमी में जीने लगी थी? अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह अल्लाह, ये औरत कुछ बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं थी? उसने खुफकी से बड़बड़ाकर ट्रंक बंद किया। हसन करीब ही खड़ा था। ये तुम्हारी कज़िन के साथ कोई नफसियाती आर्जा तो नहीं है? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, वो अक्सर बच्चों सी हरकतें करने लगती है। हसन ने हैरत से उसे देखा। नहीं, वो नॉर्मल है लेकिन दूसरों को पागल करने का हुनर रखती है। सो तो है। बहरहाल मैं तुम्हारी कज़िन से शादी करने वाला हूँ। विशमिलक। क्या वाकई? हसन को लगा वो मजाक कर रहा है, क्योंकि उसने हलील सादी को बच्चों के साथ बच्चा पाया था जिसका जिसका ह्यूमर अलबत्ता इतना था कि वो ऐसी बात मजाक में कहते। इसी उसे कभी कभी उसकी सादा बात में भी तंज नजर आता। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा हसन? वो नरमी से पूछ रहा था। क्या मैं आज की छुट्टी ले सकता हूँ? बहार आबला को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, उसे जल्दी से कहा। पिछले कई सालों से वो तुम्हारी मदद के बगैर कई पहाड़ अकेले सर कर रही है। उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम अजमीर जाओ। शाबाश। उसे कार की जानिब इशारा करते हुए वो कह रहा था, जिसमें वहाब और हादी का ज़रूरी सामान था। बाकी फर्नीचर वगैरह वो काफ़ी दिन पहले ही सेट करवा चुका था। हसन कुछ शशोपंज में मुब्तला हुआ लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। वो बॉस नहीं था कि अपनी मर्जी से कहीं भी चला जाए। सुल्तान उमर से मुलाकात के बाद वो अपनी कार में आकर बैठी थी, क्योंकि उसके बाहर आने पर लयाम जा चुका था। ऐसे बीच रास्ते में छोड़ने वालों पर लानत भेजकर आसिया को फ़ोन पर सारी सूरत हाल बताई।
और फ़ोन साइड पर रखकर एक सुकून भरा गहरा सांस लिया और फिर मुस्कुरा दी। सुल्तान उमर को यही लगेगा कि वो सिर्फ उनकी वजह से शादी के लिए हाँ कह रही है। डॉन वीटो को यही लगेगा कि सुल्तान उमर अपनी बेटी को मनाने में कामयाब ठहरा है। आसिया को यही लगेगा कि बहार ने उनकी मोहब्बत में ये कदम उठाया है। हलील सादी को यही लगेगा कि उसका धमकाना काम कर गया है। और बहार सुल्तान के अज़ायम कुछ और थे। वो वहाँ सिर्फ एमरे के लिए जा रही थी। वो हलील सादी को एक्सपोज करने और उसकी हकीकत दरियाफ्त करने जा रही थी और उसे यकीन था कि वो ऐसा कर लेगी। 28 नवंबर इस्तांबुल शहर हमेशा की तरह रोशनी में नहाया हुआ था। बास्फोरस ब्रिज भी अपनी पूरी शान से दो दुनियाओं के दरमियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। रात की स्याही भी आबनाए बास्फोरस की रोशनी को मात ना दे सकी थी। समंदर किनारे बहुत सी फेरी खड़ी थी। उनके कप्तान उनकी देखभाल में मसरूफ़ थे। जहाज़ों का अमला भी इर्द गिर्द फैला हुआ था। वहीं करीब एक बेंच पर लियाम जान संजीदा तासुरात और भरपूर वजाहत लिए बैठा सामने देख रहा था। यहाँ से बास्फोरस ब्रिज सुर्ख और नीली बत्तियों में रोशन, न जाने क्यों इस कदर हसीन लग रहा था। शायद आज उसके दिल का मौसम खुशगवार था, जो उसे आज हर चीज़ खूबसूरत महसूस हो रही थी। वो तो C4 स्टिक लेकर मतलूबा पते पर मौजूद था, लेकिन हलील सादी का आदमी अभी तक नहीं पहुंच सका था। उसका दिल भी जोर का धड़क रहा था। उसने आज उस माफिया से बात की थी जिससे वो नफरत करता था। उसकी आवाज़ बार बार उसे अपने कानों में गूंजती महसूस होती थी। ऐसी गंभीर और ठहरी हुई आवाज़ उसने कभी नहीं सुनी थी। ASP बात कर रहा हूँ। तुम्हें 3 घंटों में मुझे इस्तांबुल में पार्सल सप्लाई करना है। मेरा आदमी तुमसे ले जाएगा। वो इस आवाज़ को खूबसूरत भी कह सकता था अगर वो उसकी नफ़रत में मुब्तला ना होता, लेकिन वो उसे डरा देने वाली आवाज़ समझता था। वो उससे बात करने के बाद से अब तक नॉर्मल नहीं हुआ था। उसने जो शय मंगवाई थी, लयाम बगैर चूचरा के उसे लिए वहाँ मौजूद था। उसे आना ही पड़ा था। वो माफिया को कभी ना नहीं कर सकता था। उसकी रोज़ी उन लोगों से जुड़ी थी। अंधेरे में उसे एक साया सा अपनी जानिब आता हुआ दिखाई दिया। उसका हाथ अपनी जेब तक रेंग गया, लेकिन गन निकालने की नौबत नहीं आई क्योंकि उसने आने वाले को पहचान लिया था। सामने से अहमद आ रहा था, हलील सादी का ख़ास आदमी। वो आज अपनी खुशी अहमद से भी शेयर करना चाहता था, लेकिन उसे तो अहमद से भी नफरत थी। वो उसे नहीं बताएगा कि वो क्यों खुश है। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चेहरे से लगता था वो गहरी नींद से जाग कर आया है। आंखें भी सुर्ख थी और चेहरा भी सता हुआ था। लियाम को उस पर तरस आया। तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है अहमद। जब हलील सादी काम कहता है तुम हिलाते हुए उसका काम करने पहुंच जाते हो। तुम में और वफादार कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। वो वक़्तन अफसोस से कह रहा था। अहमद का चेहरा बेतासुर रहा। वो अपने कोट की जेबों में हाथ डाले लियाम को देखता उसके करीब हुआ। इस्तांबुल से भाग जाओ वरना हलील सादी तुम्हें नोच डालेगा, उसके कान के करीब झुककर कहा और सीधा खड़ा होते हुए C4 स्टिक का बैग उसके हाथ से छीन लिया। क्या तुम हमेशा से ऐसे ही हो अहमद? कोई घर, बीवी, बच्चे नहीं है? इंसान दोस्तों के लिए काम करना ही मेरा सब कुछ है। और मेरी फ़िक्र में हलकान मत हो। जो कहा है उस पर गौर करो। हलील सादी इस वक्त एक खूंखार शेर बना हुआ है। बचकर रहना, फिर मत कहना बताया नहीं था। वो दाएं हाथ को सर तक लेकर गया और उसी संजीदगी से वापस पलट गया। लहमजान ने नागवारियत से अहमद को जाते हुए देखा और फिर सर झटक कर अपने रास्ते हो लिया। हलील सादी ने C4 स्टिक मंगवाया था और ये खबर बहुत से इंसान दोस्तों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होना थी। हलील सादी के बारे में ऐसी छोटी मोटी खबरें लेकर सारे ही इंसान दोस्त बड़े खुश हो जाया करते थे। वो सबको बाद में बताने का सोचकर अपने रास्ते चलता रहा। वो बहुत खुश था। इस्तांबुल हमेशा की तरह चकाचौंध रोशनी में दमक रहा था। तुर्किया में ये शहर सयाहों का पसंदीदा शहर था। अतातुर्क कमाल पाशा कहा करते थे, इस्तांबुल तारीख का एक जुलूस है और हमें उसे अपनी तिजारती तारीख का हिस्सा बनाना चाहिए। इस शहर से उसकी कई अच्छी बुरी यादें जुड़ी हुई थी और आज इन बुरी यादों में से एक याद में इजाफा करने वो खुद यहाँ मौजूद था। हलील सादी एक तबाही था जो बहुत कुछ राख कर लिया करता था और आज उस इंसान को राख करने का वक्त था जिसे वो हमेशा से नापसंद करता था या शायद नफरत करता था। वो आज तमाम कश्तियाँ जलाकर इस्तांबुल के इस पोश इलाके में मौजूद था जहाँ सफ़ेद महलों का राज था। ऐसा ही एक घर वहाँ उसके खसर का भी था। वो इस्तांबुल सुल्तान उमर के लिए आया था। वो शख्स इतना गिर गया था कि उसने अपनी बेटी तक को नहीं बख्शा। उस जैसे इंसान को मर ही जाना चाहिए। बाहर को इल्म था कि आज का हमला कौन करवा सकता है, इसीलिए उसने माफ़ करने का कहा था।
अपनी कार घर के बाहर रोकते हुए उसने गार्ड से दरवाज़ा खोलने का कहा। अगर गार्ड हलील सादी के इरादे से बाइल्म होता तो दरवाज़ा खोलने से पहले ज़रूर अंदर मशवरा लेता। अगर वो कुछ जानता तो। हलील सादी हमेशा की तरह बगैर किसी चेकिंग के ही अंदर जाया करता था। आज भी हमेशा की तरह ऐसे ही अंदर आया था। चेहरे की तासुरात अब तक नॉर्मल नहीं हुए थे। वो सर्द और सपाट थे। लब ऐसे भीजे हुए थे जैसे कभी कोई लफ्ज़ अदा ही ना हुआ हो, और दिल की धड़कन ऐसी नॉर्मल थी जैसे आम हालात में होती है। घर के बैरूनी गेट से अंदरूनी सदर दरवाजे तक एक गोलाई में बनी सड़क जाती थी जिसके अतराफ में बाग थे। उन पर मौसमी फल भी लगे हुए थे और सारे में माल्टों की मीठी खुशबू महसूस होती थी। सुल्तान उमर के विला में 3 मकानात थे। दरमियान वाला हिस्सा मेहमानों की आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होता था। एक घर बाहर के ज़ेर इस्तेमाल रहा करता था जिसकी सीढ़ियाँ और दरवाजे उमूमन मरकज़ी घर के साथ लगते थे, और यही घर ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तीसरा मकान कदरे दूर था जो बाहर के पोर्शन से दिखाई देता था और वो नौकरों के ज़ेर इस्तेमाल था। विला के 3 अतराफ में एक फसील सी थी और सामने वाले हिस्से में मसलह मुहाफिज मौजूद होते थे। लॉन का एक बड़ा सा हिस्सा सब्ज़े और दूसरा हिस्सा स्विमिंग पूल से भला मालूम होता था। शीशे की दीवारों के आगे पर्दे गिरे हुए थे जिनसे पूरा लॉन वाज़ेह दिखाई देता था। अपनी कार रोककर वो ठहरा, इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। कई जाने पहचाने और अनजान चेहरे नजर आए। उसने अपनी गन को चेक किया, उस पर एक उंगली के बराबर का साइलेंसर लगाया और गर्दन सीधी करके गहरा सांस लिया और आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून किया। स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था। सब प्लान शुदा था और सब ऐसा ही होना था, लेकिन वो किसी के लिए बेचैन था। वो उससे उसका आखिरी खून का रिश्ता छीनने जा रहा था। क्या हो जाता अगर वो माफ़ी कर देता, लेकिन वो चाहकर भी रुक नहीं सकता था। तमाम हलील सादी, इट्स ओवर। उसने आखिरी गवाही दिल से ली और अपनी रेंज रोवर का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतरा। सारे में एक सच सी खामोशी थी जो हर गुजरते लम्हे फ़िज़ा को खौफज़दा कर रही थी। उसने अपना कोट ठीक किया और संजीदगी से अंदर की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलने वाली मुलाजमा नाज़ली थी। उसे खामोशी से अपने घर चले जाने का कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन इस मुलाजमा को ज़िंदगी रास नहीं थी। वो हलील के कड़े तेवर पहचानती थी। मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी हलील बे। नाज़ली खानम, तुम्हारा बड़ा बेटा गैर कानूनी काम करता है और जिस यूनिवर्सिटी में वो ड्रग सप्लाई करता है वो मेरे जानने वाले की है। उस पर ऐसे चार्जेस लगवाऊंगा कि शक्ल देखने को तरस जाओगी। और तुम्हारा छोटा बेटा आज बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बल्गारिया की सरहद गैर कानूनी तौर पर पार करने वाला है। अगर कामयाब भी हो जाता है तो मैं वहाँ की फ़ौज को बताकर उसकी मुखबरी कर दूंगा। एक फ़ोन तुम्हारी तरफ से जाएगा और दूसरे लम्हे तुम अपने बेटों का मुस्तकबिल बर्बाद होता देखोगी। अब जाओ और पीछे मत देखना। वह आम से लहजे में हॉल में लगे कैमरों को गिनते हुए कह रहा था, बल्कि उसे बावर करवा रहा था। मुलाजमा के चेहरे का रंग उड़ा और वो उल्टे पैरों वापस भाग गई। इन माफियाज पर अल्लाह की लानत हो। वो कांपते हुए कदमों से घर से बाहर भागी और सर्वन क्वार्टर की जानिब चली गई ताकि बाहर सुल्तान को इतला दे सके। वो अपनी गर्दन को एक्सरसाइज के अंदाज में हिलाता सीढ़ियां चढ़ने लगा। बगैर आवाज़ पैदा किए वो सुल्तान उमर की स्टडी के दरवाजे के बाहर पहुंच गया। आला तमीज़ का मुजाहरा करते हुए हलील सादी ने दरवाज़ा नॉक किया ताकि इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ जाए। हलील सादी आज माफिया दुनिया का एक अहम उसूल तोड़ने जा रहा था। उसके बाद बाहर का आम लोगों वाला कानून उसे माफ़ करे सो करे, इंसान दोस्त उसे माफ़ नहीं करेंगे। आ जाओ नाजली। सुल्तान उमर की रौनक भरी आवाज़ सुनाई दिए। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ और आहिस्ता से दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो बेहतरीन और आला लकड़ी से तैयार शुदा लाइब्रेरी का कमरा था जिसके बुक शेल्फ शीशे की बेहतरीन किस्म से तैयार शुदा थे। कमरे में भूरे रंग का फर्नीचर और सफ़ेद कालीन बिछे हुए थे। इंटीरियर खासा कदीम और मियारी दिखाई देता था। कमरा 2 हिस्सों में तकसीम शुदा था जिसके आखिरी सिरे पर एक बड़ी सी स्टडी मेज़ थी जहाँ सुल्तान उमर मेज़ पर झुके हुए कुछ लिख रहे थे और फाइल से नज़र तक नहीं उठाई। वो मेज़ के सीध में ऑफिस के दरमियान में अपनी कमर पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। सलाम वालेकुम या सुल्तान उमर बे। उठी हुई गर्दन और तने हुए नकोश से वो सुल्तान उमर को देख रहा था। हाथ अभी तक कमर पर बांधे रखे थे। मेज़ के उस पार बैठे सुल्तान उमर ने सरह से सर उठाकर उसे देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ा था, आंखों में बेहद बेयकीनी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनके आखिरी इतला के मुताबिक वो लोग शादी पर जा रहे थे और अब अचानक यहाँ। सलाम के जवाब में अलैकुम सलाम कहते हैं सुल्तान बे। हम जैसों को एक दूसरे पर सलामती भेजनी चाहिए, उससे नेकों में इजाफा होता है।
मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तहमल से कहते उठ खड़े हुए, तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता आ पहुँचा था और इस नेक काम के लिए मुझे भी साथ ही आना पड़ा। वार्निंग दी थी, समझाया भी था, लेकिन तुम वही मुर्गी की एक टांग। वो अफसोस से कह रहा था। सुल्तान उमर को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो समझने की पोजीशन में भी नहीं थे। उन्हें हलील सादी के तासुरात से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उन्होंने हलील सादी को देखते हुए आहिस्तगी से अपने टेबल के नीचे लगे बटन पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वो देख चुका था। हाथ ऊपर। उसने सरहद से कोट से अपनी गन निकाल कर उन पर तानी। सुल्तान उमर को हाथ ऊपर करने ही पड़े। तुम पागल हो गए हो? एक माफिया बॉस को गन पॉइंट पर रखने की सज़ा जानते हो? मैं माफिया से कभी खौफजदा नहीं होता। कानून के पास वो जा नहीं सकते और मुझे नुकसान वो पहुंचा नहीं सकते। इसीलिए अब तुम्हें अपना पागलपन मैं दिखाऊंगा। सुल्तान उमर वो सख्ती से बोला। तुम गलत कर रहे हो हलील। अगर डॉन विटो को पता चला कि तुम एक माफिया बॉस को कत्ल करने के इरादे से आए हो तो वो तुम्हारे साथ इंतहाई बुरा सलूक करेगा। लिजा की मौत का बदला वो अब क्यों ले रहा था? हालांकि उसके लिए बहार को भी मनाया था कि वो उस शादी को मत तोड़े। साकिन साकिन, जुमला दुरुस्त करो सुल्तान उमर। मैं माफिया बॉस का कत्ल करने के इरादे से नहीं, बल्कि माफिया बॉस को सारी प्लानिंग समेत कत्ल करने ही आया हूँ। डराने धमकाने के दिन नहीं है, क्योंकि तुमने बहार को नुकसान पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। वो मेरी बेटी है, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? सुल्तान उमर फौरन बोले। हाँ, वो बेटी है, लेकिन अब वो खतरा बन गई है, क्योंकि वो कानूनी तौर पर हमारे खिलाफ कार्रवाई का इंतहा सुना चुकी है। उसके जराए इतने ऊंचे ज़रूर है कि वो 2 दिन के अंदर तुम्हारे माफिया नेटवर्क को एक्सपोज करके तुम्हारी नाम नेहाद इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। अपनी बका के लिए तुमने अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। गजाल चुप गजाल, अच्छा, बहुत अच्छा, वो दाद देने वाले अंदाज में कह रहा था। हलील, तुम मजाक कर रहे हो? काश ये अब मजाक होता। वो यही सब तुम्हारे साथ भी होता वो यही सब तुम्हारे साथ भी करती। वो अपना दफा करने के बजाय इस मौके को भी गनीमत समझ गए और यही गलती कर गए। लेकिन मैं इतना कभी नहीं गिरता कि बदला लेने के लिए अपनी ही बीवी पर हमला करवाता या उसे कत्ल करने की कोशिश करता। वो गुस्से से बोला। सुल्तान उमर को कुछ हौसला होने लगा। वो वहाँ सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आया है और निकाल कर चला जाएगा। वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता। हलील सादी कत्ल नहीं कर सकता। कत्ल के बाद का गिल्ट इंसान को जीने नहीं देता। वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। हलील सादी, जानते हो तुम इंतहाई गलत जगह पर दिल लगा लेते हो। पहले उस अमरीकन जासूस से और अब एक वकील से जो मेरी बेटी है, और तुम अपना मुआहदा तोड़ रहे हो जिस पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। सुल्तान उमर मेज़ के पीछे से निकलते उसके सामने आने लगा। सुल्तान उमर जानते थे जो कत्ल के इरादे से आते हैं वो बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते, और हलील वक्त ज़ाया कर रहा था। हलील सादी ने अपने पीछे काफ़ी दूर कमरे के आखिरी हिस्से में रखे टेबल पर शीशे के गुलदान पर गोली चलाई और वो करची करची होकर कभी न जुड़ने के लिए कांच की तरह बिखर गया। ना मुझे पहले दिल लगाने पर अफसोस था और ना अब है। मैं पहले वाली को भी इज्जत से छोड़ने वाला था सुल्तान उमर, और अब वाली को भी छोड़ने वाला था। लेकिन तुम कमज़र्फ आदमी मेरी औरत को कत्ल करने के बाद समझते हो कि मैं डरपोक हूँ। जवाब नहीं दे सकता। मेरी औरत पर हमला करने के बाद समझते हो कि मैं अब भी खामोश रहूँगा। तुम बेवकूफ़ हो सुल्तान उमर। तुम बहार के बाप नहीं हो सकते। बहार ने मेरी ज़ात पर बहुत एहसान किए हैं और मैं उसके गुनाहगार को माफ़ नहीं करूँगा। बहार पर हमला? तुम होश में तो हो? मेरे सामने कोई कहानी मत रखना सुल्तान उमर, क्योंकि मैं हर किसी का मजाक बर्दाश्त नहीं किया करता। हकीकत में तुम्हें बहार का नहीं, लिज़ा का दुख है जो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आई थी। उसे मरना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। हलील की रगें तन गई और उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। दोस्तों विस्की कहता है हर उस शख्स के साथ अच्छा सलूक करने से शुरुआत करो जिससे तुम मिलते हो। अगर कोई तुम पर ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो उस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बता देना कि तुमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। एक माफिया बॉस होने के बावजूद तुमने इतनी सी डिग्निटी का मुजाहरा नहीं किया कि मर्दों की तरह मेरा मुकाबला कर सको। तुमने मेरे बीवी बच्चों पर हमला किया है। सुल्तान उमर आखिरी अल्फाज चीख कर कहे गए थे। मैंने तुम्हारी पहली बीवी के अलावा किसी औरत को नहीं मारा। वो इत्मीनान से बोले। भला वो बहार को क्यों मारेंगे? उन्हें यकीन था डॉन विटो किसी को जल्द ही मदद के लिए भेज देगा और शायद आज हलील सादी की मौत हो जाए। इसीलिए वो उसे बातों में ही लगाए रखना चाहते थे। बकवास, सब बकवास। तुमने आज बहार पर हमला किया। इस कार में मेरे बच्चे भी थे सुल्तान उमर। खुदा की कसम मैं तुम्हारे जिस्म से सारा खून निचोड़ लेता अगर मेरे बच्चों को ज़रा सा नुकसान भी पहुंचता। लेकिन बख्शिश अब भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहार को हर्ट करने वाले किसी भी इंसान को उसके करीब नहीं रहने दूंगा।
वो जब से सुर्ख पड़ते चेहरे से कह रहा था। उसे तो तुम भी हर्ट करते हो हलील पाशा, अपनी हरकतों की क्या वजाहत दोगे? मैं चला जाऊंगा लेकिन शुरुआत तुमसे करूंगा। उसने गन की नाल सुल्तान उमर की तरफ की। ऐसा मत करो, मैं मानता हूँ बहार मेरी बेटी है और वो मेरी माफिया फैमिली के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। वो खामोश नहीं बैठेगी, लेकिन उस पर हमला मैंने नहीं करवाया। शायद वो सच ही कह रहे थे, लेकिन अगर हलील सादी सामने खड़ी नाइन टेल फॉक्स को ना जानता होता तो यकीनन अब तक उसकी बात पर यकीन कर लेता, लेकिन वो एक इंसान से दो बार हरगिज नहीं चोट खा सकता था। वो अब कुछ नहीं बोला, खामोशी से उसे सुनता रहा। सुल्तान उमर को ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा लग रही थी। उसे देखते हुए सुल्तान उमर ने दोनों हाथ उठाकर उसे समझाना चाहा, मुझे माफ़ कर दो, ना करो, ना कर दो, ना करदा गुनाह की माफ़ी मांगना कितना कठिन होता है। उसका अंदाज़ा उन्हें भी अभी हो रहा था। वो कुछ नहीं बोला। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ हलील, आइंदा बहार पर ऐसा कोई हमला नहीं होगा, और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वहाँ कोई मुहाफिज, कोई मददगार नहीं था, और सुल्तान उमर को खलील सादी के अंदाज ठीक नहीं लग रहे थे। नाकर्दा अमल का इल्ज़ाम अपने सर लेना निहायत कठिन मरहला था, लेकिन इस वक्त ये करना ज़रूरी था। वो संजीदगी से सुनता रहा, और अगले पल उसने दाएं हाथ में थामी पिस्तौल का रुख सुल्तान उमर की जानिब किया। अगले ही लम्हे सारे में खामोशी छा गई। खलील सादी ने वो गोली चला ली। गोली बर्क रफ्तारी से सफ़र करती सीधा सुल्तान उमर की चौड़ी पेशानी पर लगी थी। वो अगला सांस लिए बगैर ज़मीन बोस हो गए थे। तमाम आवाज़ें बंद हो गई थी, और फिर एक आवाज़ आई, आई एम सॉरी बहार। सनसनाहट से भरपूर आवाज़ में कहा गया था। सुल्तान उमर को देखते हुए ये अल्फाज उसने 3 मरतबा दोहराए थे। आखिरी मरतबा अपने खसर को देखा इन्ना लिल्लाह पढ़ी और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो लाइब्रेरी के बाहर निकल गया। सीढ़ियाँ उतरकर तंग राहदारी अबूर करने के बाद दाखिली दरवाजे तक गया, और बाहर आकर अपनी कार से उसने C4 स्टिक का बैग निकाला और दरवाजे के पास खड़े गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। इसे सुल्तान उमर की स्टडी के बाहर लेकर खड़े हो जाओ, और तब तक अंदर मत जाना जब तक वो तुम्हें अंदर आने का ना कहे। फिर दूसरे गार्ड की जानिब मुतवज्जा हुआ, और तुम घर के तमाम गार्ड्स को बुलाओ। सुल्तान उमर तुम सबको बुला रहा है, शायद सबको जॉब से फारिग करना है उसे। ज़्यादा लेट हो जाओ तो बेशक खुद अंदर चले जाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो संजीदगी से कहता कार में जाकर बैठ गया। गार्ड्स अचंभे से उसे देखते फ़ौरन अंदर की जानिब भागे। नीचे कंट्रोल रूम में बैठे उसके लड़के ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और घर की पिछली जानिब भाग गया। वो इस घर से निकलता चला गया। दिल खाली खाली सा हो गया था, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि सुल्तान उमर के साथ साथ उसने बाहर सुल्तान को भी खो दिया है। दिल के किसी हिस्से से खून रसना शुरू हो गया। सड़क क्रॉस करके वो गेट तक पहुंचा, और फिर उसके गेट पार करते ही पीछे धमाके की आवाज़ सुनाई दी। बैकवे मिरर से वो देख सकता था कि घर के किसी हिस्से से आग लगी है। खैर ये बाप तो ख़त्म हुआ। अजमेर पहुंचने तक उसे सुबह हो गई थी। कार अपने घर के पोर्च में खड़ी करने के बाद वो टैक्सी करवाकर अस्पताल पहुंचा। बाहर के सारे बिल वगैरह क्लियर करने के बाद वो कमरे की जानिब आया। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर आने के बाद उसी तरह बंद किया। वो सो रही थी। एक नज़र उसे देखकर कमरे के कोने में पड़े स्टूल को उठाकर बेड की करीब ही बैठ गया। उसकी आंखों में एक तकलीफ सी उभरी, और फिर आंखें सुर्ख होने लगी, यहाँ तक कि उनमें नमी नुमाया हो गई। गहरा सांस लेकर उसने बाहर का दाया हाथ अपने हाथों में लिया और चंद लम्हे उसे देखे गया। मुझे माफ़ कर दो बहार, मेरी मोहब्बत के लिए, उस मोहब्बत के लिए जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, उस बेवफाई के लिए जो मैं करने वाला हूँ, उस धोखे के लिए जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, इस ज्यादती के लिए जो मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ, उस गम के लिए जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लिख चुका हूँ। मुझे सब के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं मजबूर था बहार। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो। इस मुश्किल वक्त से बहुत जल्द निकल जाओगी। तुम स्टैंड करना जानती हो। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का राज मालूम है। तुम गम को खुशी में तब्दील करने का राज भी जानती हो, क्योंकि तुम बहार हो। सब मेरी गलती है। हमने जो खोया, जो पाया, मुझे सब याद है। तुम बहुत अच्छी थी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम हमेशा अच्छी नहीं रह सकती। सच जानते ही तुम हलील सादी से नफ़रत करने लगोगी। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफ़रत करो। उसकी आवाज़ गीली थी। वो यासिर से कहता उसके दाएं हाथ की पुश्त पर सर रखकर आंखें मूंद गया, जैसे हर शय से नज़र चुराना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ। हाथ में ट्रे पकड़े सफ़ेद लिबास वाली नर्स अंदर आई तो आहट पर उसने सर उठाया। उफ, शुक्र है। उसने आखिरी अल्फाज तालवी ज़बान में अदा किए थे। वो सीधा होकर बैठा।
सर आप ठीक है? उसका सुर्ख और शायद रोया हुआ चेहरा देखकर नर्स ने हमदर्दी की नीयत से पूछा। वो चंद हमदर्दाना अल्फाज भी कह देती, जैसे आपकी वाइफ खतरे से बाहर है या सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यकीनन हलील सादी को यह हमदर्दी तक पसंद नहीं आई थी। उन्हें होश कब आएगा? वो अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरता, बालों को पीछे की तरफ करता संजीदगी से पूछ रहा था। नर्स इतने सादा से सवाल पर भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। वो बस कुछ देर तक ये होश में आ जाएगी, तमाम। वो सर हिलाकर वहाँ से उठा और पीछे रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। उसका फ़ोन बजा और नंबर देखकर उसके माथे पर कई शिकनों का इजाफा हुआ। हेलो एलो, उसने ठंडे लहजे में कहा। हलील सादी, ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुमने सुल्तान उमर का घर जलाने के लिए C4 स्टिक मंगवाया था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो लयाम जान था, एक डिप्लोमेट, एक कांसी एक कांसी ग्लियोरी, एक लीगल एडवाइज़र। खलील सादी के चेहरे पर इस वक्त बेतहाशा सर्द महरी छा गई। तुम्हें शायद मेरा पैगाम नहीं मिला था लयाम जान। उसका लहजा ठहरा हुआ सर्द था। डॉन वीटो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो बहार और बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएगा। उन तीनों का ही सोच लिया होता हलील सादी, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। नर्स बाहर की ड्रिप में इंजेक्शन लगा रही थी। उसे देखते हुए उसे लयाम का मशवरा काबिल फ़िक्र लगा। वैसे तुम हो कौन मुझे मशवरा देने वाले? उसके लहजे में अजीब सी सर्द और मंजमद कर देने वाली तासीर थी। बहरहाल अगले 1 घंटे में तुम्हें भी अपने सुल्तान उमर से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। मुबारक हो। उसने फ़ोन बंद कर दिया और एक नज़र नर्स को देखा जो अब के सहमी हुई थी। उसे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिससे अगले 3 दिन तक इसके बाजू में दर्द ना हो। सर ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है और गोली का जख्म भरने में वक्त लगेगा, लेकिन दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैं साथ एंटीबायोटिक दे देती हूँ और चूँकि साऊजी की विल पावर काफ़ी अच्छी है तो उन्हें थोड़ा दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मैंने मशवरा मांगा, वो बेतासुर लहजे में बोला तो नर्स खामोश हो गई। मैंने थोड़ा सा इखलाक तो होता इंसान में थोड़ा सा इखलाक तो होता ही है, लेकिन बदकिस्मती से हलील सादी इस थोड़े से इखलाक से भी महरूम था। वही नर्स कुछ देर बाद बाहर रिसेप्शन पर खड़ी अपने साथियों से हलील सादी की शान में कसीदे पढ़ रही थी कि किस कदर एरोगेंट, रूड और बदतमीज़ इंसान है। पास से गुजरते हसन ने कानों को हाथ लगाया था कि इस शख्स के अताब से बाहर का कोई इंसान भी महफूज नहीं था। उसे तो हलील का बच्चों से शीरी लहजा भी खटकता था, लेकिन उसके अपने बच्चे थे, इसीलिए वो तस्लीम कर लिया करता था कि कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।